फ्रेंड्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम विषय सामाजिक विज्ञान की पाठ 27 भारत की जनजातियाँ भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। आइए सीखें। जनजाति से क्या अभिप्राय है। दूसरा है, जनजातियों के रहने के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तीसरा है, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ कौन कौन सी हैं। चौथा है, जनजातीय महिलाओं के प्रमुख उद्यम क्या क्या हैं। बच्चों, आज रमा बहुत खुश थी क्योंकि वह अपने पिताजी के साथ भ्रमण पर जाने वाली थी। रमा के साथ उसके पिताजी जिला झाबुआ के लिए भ्रमण पर निकले। झाबुआ पहुँचते पहुँचते वे थक चुके थे। उन्होंने चाय पीकर अपनी थकान मिटाई और रमा से कहा, जल्दी सो जाओ, जिससे कि सुबह उनके साथ घूमने जा सके। झाबुआ में सुबह रमा जल्दी तैयार हुई और पिताजी के साथ घूमने चल पड़ी। वे वहाँ से एक छोटे से गांव का भ्रमण करने गए। रास्ते में रमा ने पिताजी से पूछा, पिताजी, यहाँ के लोगों का पहनावा कुछ अलग लग रहा है और ये लोग कुछ अलग ही बोली बोल रहे हैं। ये लोग कौन हैं? रमा के पिताजी ने बताया, ये लोग यहाँ की स्थानीय जनजाति के लोग हैं। रमा ने पूछा, ये जनजाति क्या होती है? पिताजी ने कहा, रमा, हम एक जनजाति की पहचान एक ऐसे व्यक्तियों के समूह के रूप में कर सकते हैं जो समान बोली बोलता हो, समान भूभाग में रहना तथा उनके आचार विचार, रहन सहन, रीति रिवाज, पूजा पाठ, परंपराएं एक जैसी होती हों तथा जो आपस में ही विवाह संबंध करता हो। हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जनजातियाँ निवास करती हैं। बच्चों, रमा इस संबंध में और अधिक जानना चाहती थी। उसने पिताजी से कहा, पिताजी, हम विस्तार से इस पर विश्राम गृह में चर्चा करेंगे। रमा बहुत खुश थी। उसने आज यहाँ आकर जनजाति के लोगों को देखा और उनकी बोली को भी सुना। उनका पहनावा भी रमा को अच्छा लगा। वे विश्राम गृह पहुँचे। रमा जल्दी से भोजन कर पिताजी के पास पहुँच गई। पिताजी ने उसे कुछ किताबें दीं जिसमें भारत की जनजातियों के संबंध में, उनके रहने के स्थानों, उनके रहन सहन तथा वेशभूषा आदि का उल्लेख था। पिताजी ने बताया, रमा, साधारणतः जनजातियों में उन जातियों को शामिल किया जाता है जो सीमित भूभाग में रह गई हैं और जिनका विशाल भूभाग में रहने वाले अन्य लोगों से प्रत्यक्ष संबंध कट गया है तथा वे उनके साथ घुल मिल नहीं सकी। इसके बाद पिताजी ने कहा, रमा, रात बहुत हो गई है, कल दूसरे गांव भी जाना है। बाकी की चर्चा हम कल भ्रमण से लौटने के बाद करेंगे। तब मैं तुम्हें देश की विभिन्न जनजातियों और उनके रहन सहन के बारे में बताऊंगा। जिले में स्थापित पुस्तकालय में इनके बारे में बहुत सी सामग्री उपलब्ध है। हम जल्दी लौटकर पुस्तकालय भी जाएंगे और जानकारी लेंगे। अगले दिन भ्रमण से लौटते समय उन्हें फिर देरी हो गई, पर रमा ने सोच रखा था कि आज वह पिताजी से पूछे बिना वह सोएगी नहीं। बच्चों, भोजन के पश्चात पिताजी ने रमा को भारत में फैली विभिन्न जनजातियों के विषय में बताया।
जैसे आंध्र प्रदेश की प्रमुख जनजाति चैंचुस है। इस प्रदेश में अन्य जातियों में जटापुस, कोलम, नायकपोड, सावरस आदि हैं। बच्चों, बिहार और झारखंड में प्रमुख जनजातियां खारियां, ओराम तथा खरवार निवास करती हैं। बिहार में एक पिछड़ी जनजाति कहार नाम से जानी जाती है। यह जनजाति घने जंगलों में झोपड़ी बनाकर निवास करती है तथा भोजन के लिए ये आसपास के जंगलों पर निर्भर रहते हैं। बच्चों, गुजरात की प्रमुख जनजातियां सिरोही, उदयपुर, कोटरा, सरसों, दांता है। इसी प्रकार गुजरात के सीमावर्ती जिलों में नायकड़ा जनजाति रहती है। नायकड़ा गुजराती बोली बोलने वालों की एक प्रमुख जनजाति है। उड़ीसा में 1/3 जनसंख्या जनजातियों की है। राज्य में कोरापुट, मयूरभंज, सुंदरगढ़, गंजाम तथा बौद्ध पौंडपल्ल का कुछ हिस्सा भी जनजातियों के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ का परिदृश्य अनेक अर्थों में बहुरंगी और महत्वपूर्ण है। 40 से अधिक जनजातियां इस प्रदेश में रहती हैं। इनमें प्रमुख रूप से गौड़, बैगा, भील, भीलाला, बरेला, भारिया, कंवर, कनखार, सहारिया आदि हैं। बच्चों, ये महिला आप देख रहे हैं, ये पारंपरिक गहने पहने हुए बैगा युवती है। बच्चों, जनजातियों के लोग प्रकृति की अधिकांश चीज़ों को अपने देव के वरदान के रूप में स्वीकार करते हैं। जनजाति के लोग अत्यंत मेहनती और भोले भाले होते हैं। ये अपनी वीरता और मुक्त जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। जनजातियों में कपड़ों के अतिरिक्त प्राय उनकी वेशभूषा और रंग रूप सज्जा बहुत आकर्षक लगती है। जनजातियों की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी सामुदायिक भावना। वे सामूहिक जीवन जीते हैं। गीत, संगीत, नृत्य, उत्सवों और अन्य सामाजिक कार्यों को सामूहिक रूप से मनाते हैं। इसके साथ ही उनका आंतरिक अनुशासन और व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। इन जनजातियों में स्त्रियां चांदी, कांसा एवं मोती के आकर्षक आभूषण पहनती हैं। आमतौर पर ये गोदने भी गुदवाती हैं। नृत्य और संगीत इनके जीवन में पूरी तरह समाया हुआ है। बच्चों, इनका मुख्य व्यवसाय कृषि करना, मछली पकड़ना तथा वनों से फल फूल एकत्र करना है। अंडमान द्वीप समूह के निवासियों को 2 वर्गों में बांटा गया है, ओंग तथा जरावा। ओंग छोटे अंडमान द्वीप समूह में रहते हैं और जरावा दक्षिण अंडमान के भीतरी भागों में निवास करते हैं। अंडमान द्वीप समूह की यह जाति बहुत पिछड़ी हुई है। बच्चों, ये बस्तर का एक जनजातीय लोक नृत्य है। ये जनजाति के लोग जो है सामूहिक रूप से लोक नृत्य करते हैं। अंडमान नीलगिरी के पहाड़ियों की जनजातियों में टोडा नाम की जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में अत्यंत प्राचीन काल से रहती चली आई है। पेकी या पेकान, कदन, केना और टरल इनके प्रमुख हैं। बच्चों, उत्तर पूर्वी राज्य में असम, मेघालय,
मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में भी जनजातियां रहती हैं। मोनपास, मिजिस, आकाश और खवास, डफलास, असम में खासी, जेतिया पहाड़ियों, गारो पहाड़ियों, मिजो पहाड़ियों, उत्तर उचार पहाड़ियों तथा मिकर पहाड़ियों को भी इसमें शामिल किया गया है। रमा ने पिताजी से पूछा, क्या आदिवासियों से संबंधित कुछ पर्यटक स्थल भी हैं? तब पिताजी ने कहा, हाँ, हम कुछ दर्शनीय स्थल भी देखने चलेंगे। भारतवर्ष में ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ जनजातियों की कलाकृतियों के संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मानव संग्रहालय स्थापित है, जहाँ इनके जनजीवन को दर्शाया गया है। तथा इनके अलावा पचमढ़ी में अनेक गुफाएं हैं। छिंदवाड़ा के तामिया में पातालकोट दर्शनीय स्थल है। रायसेन में भीमपेटिका तथा धार के पास बाघ की गुफाएं स्थित हैं। बच्चों, छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी स्थान है, जहाँ की जनजातियाँ कला एवं संस्कृति से ओतप्रोत हैं। उपरोक्त सभी दर्शनीय स्थान पर्यटन स्थल का रूप ले रहे हैं। बच्चों, आदिवासी जनजीवन एवं कृषि। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी जनजातियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि तथा वनोपज है। वनोपज का मतलब होता है वनों से जो उपज प्राप्त होती है उसको वनोपज कहते हैं। आदिवासी कृषि कार्य मूलतः जीवन निर्वाह के लिए करते हैं, यानी जीवन चलाने के लिए करते हैं, लाभ के लिए नहीं। इनकी कृषि का प्राचीन तरीका स्थानांतरित कृषि है, जिसे अलग अलग भागों में विभिन्न क्षेत्रों में जाना जाता है, जैसे देहिया, बेवर, पेड़ा, मादन, दिप्पा आदि। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से इसे जूमिंग कृषि भी कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि में खेती करने के लिए आवश्यक क्षेत्र को जलाकर साफ करके नई भूमि प्राप्त की जाती है। जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है। अब वन संरक्षण के लिए इस प्रकार की कृषि का प्रचलन कम होता जा रहा है। अगला है जोतों का आकार। आदिवासियों की कृषि के जोतों का आकार प्राय छोटा होता है और यह एक परिवार के भरण पोषण के लिए ही पर्याप्त है। अतः ये जीवन यापन के लिए वनोपज अधिक निर्भर रहते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में जोतों का आकार भी समान नहीं पाया जाता है। प्रमुख फसलें। बच्चों, आदिवासी जनजातियों की बासाहट प्राय पहाड़ी या ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में होती है, अतः इनके खेतों की उर्वरा शक्ति बहुत कम होती है और यहाँ मुख्य रूप से मोटे अनाज जैसे कोदो, कुटकी, बाजरा व चावल अधिक उगाया जाता है। बच्चों, अब हम खेती का तरीका के बारे में जानेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के बहुत प्रयास किए गए, लेकिन कई जनजाति समुदाय परंपरागत तरीकों एवं आज भी हल बैल आदि का उपयोग करते हैं तथा सिंचाई, उन्नत बीजों व उर्वरक आदि का उपयोग भी नहीं करते हैं। अतः
आवश्यकता है कि शिक्षा के माध्यम से जागरूक कर कृषि उत्पादकता बढ़ाने के बारे में जानकारी दी जाए, ताकि वे कृषि के उन्नत तरीकों को अपना सकें और उनका आर्थिक विकास हो सके। बच्चों, जनजातियां हस्तशिल्प में भी पीछे नहीं हैं। बच्चों के खिलौने बनाने में इनकी प्रतिभा तो सभी जानते हैं। बच्चों के खिलौने में चक्की, बैल, मिट्टी के पहियों वाली गाड़ी, भोजन के बर्तन आदि बनाते हैं। इनके अतिरिक्त महिलाएं रस्सी बनाने के लिए कई तरह की घास एकत्रित करती हैं। उनसे टोकरियां और रस्सियां बनाती हैं। ये लोग खेती तथा जंगलों के काम भी करते हैं। जंगलों में शहद, चिरौंजी तथा फलों को इकट्ठा कर उन्हें बाजारों में बेचते हैं। हस्तकरघा यानी हाथ से तैयार किया हुआ ये सालें कंबल, बैग, गर्म कपड़े भी बनाते हैं, जिनकी महानगरों में यानी बड़े नगरों में बहुत मांग है। दिल्ली महानगर में कनॉट पैलेस में इतने बड़े बड़े एम्पोरियम हैं। भोपाल में लगने वाले हाट में भी इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की काफ़ी मांग है। बच्चों, वर्तमान समय में देश के आर्थिक और सामाजिक विकास तथा सरकारी योजनाओं के कारण जनजातीय पुरुषों और महिलाओं में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। अब जनजातियों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ है। स्वास्थ्य सेवाएं तथा उपलब्ध हो रही हैं तथा संचार एवं आवागमन के साधनों में भी परिवर्तन होता जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इनके उत्थान के लिए शासन द्वारा जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा के लिए कन्या शिक्षा परिसर एवं कन्या मैट्रिकोत्तर छात्रावास, बालिका आश्रम शाला आदि विशेष प्रावधान किए गए हैं। भाग 1 समाप्त हुआ। धन्यवाद।